नमस्कार। आइए आपको अपना यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये क्लास 10 का ये तीसरा चैप्टर है, जल संसाधन। आइए हम लोग इसको आज अध्ययन करते हैं। चैप्टर है जल संसाधन। ठीक है। कहता है कि जैसे कि आप जानते हैं कि पृथ्वी पर 3/4 क्या है, जल से भरा हुआ है। ठीक है। परंतु भी क्या है, जल की कमी हो रहा है पृथ्वी पर। इसमें प्रयोग लाने योग्य सिर्फ अम्लीय जल का अनुपात बहुत ही कम है। अम्लीय जल हमें सतही अफवाह और भौम जल स्रोत से प्राप्त होती है। कहने मतलब क्या है कि जल अगर 3/4 जो भाग है वो जल से भरा हुआ है। ठीक है। और तभी पृथ्वी क्या है, जल कमी। क्यों? कारण क्या है कि जल जो है वो 97% लगभग क्या है, वो लवणीय जल है। और हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, अलवणीय जल प्रयोग करते हैं। अलवणीय जल बहुत कम मात्रा में है, जिसे आपको सतही अफवाह मिल जाएगा, भौमजल के स्रोत मिल जाएगा। इस तरह से क्या है, जल की मात्रा बहुत कम है जो पीने योग्य है, जिनका लगातार नवीकरणीय और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। ठीक है। सारा जल जलीय चक्र के गतिशील रहता है, जिससे जल नवीकरणीय सूचित होता है। कहने मतलब क्या है कि जल हमेशा क्या वाष्प बन के ऊपर जाता है और फिर वर्षा होती है, नीचे आता है। ठीक है। तो इस तरह से क्या है, जल का चक्र होता रहता है, जिससे जल की पूर्ति होती रहती है। कहते हैं कि आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा हुआ है और जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, तभी विश्व के अनेक देशों में और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे हो रहा है। इसका वजह क्या हो सकता है? ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी को झेलेंगे। यानी 2025 तक 20 करोड़ क्या है, लोगों की पानी की कमी का महसूस होगा। इसका वजह क्या है, जल का उचित संसाधन को सही से क्या करना, निराकरण नहीं करना। ठीक है। जिसकी वजह से क्या है, जल की कमी महसूस किया जा रहा है। कहते हैं जल दुर्बलता और जल का संरक्षण का प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। कहते जल एक विशाल भंडार है, जिसका नवीकरणीय योग्य गुणों के होते हुए भी सोचना भी मुश्किल है कि हमें जल दुर्बलता का सामना करना क्यों पड़ रहा है। क्या कारण है हमें जल का कमी महसूस हो रहा है। जैसे कि हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही हम वर्षाव क्षेत्रों या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। हमारे मानस पटल पर प्रत्येक स्थान का क्या है, मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई जल के भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती पनहरनियों की चित्रित हो जाते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर हम जल की कमी की बात करते हैं तो हम लोग कहाँ पहुँच जाते हैं, डायरेक्ट राजस्थान पहुँचते हैं, जहाँ क्या पानी की बहुत कमी है। वहाँ लोगों क्या है, एक लंबी कतार के माध्यम से पानी बहुत दूर से लाया जाता है, एक मटका में भर करके। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल का संसाधन क्या है, उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार भिन्नता मिलता है। ये सच है कि हर एक जगह एक जैसा पानी नहीं है, हर एक जगह क्या है, भिन्नता है। परंतु अधिकतर जल कमी इसी आशुतोष अत्यधिक क्या प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण के कारण होती है। कहना मतलब क्या, ये सच्चाई है कि जल का अधिक क्या करना, प्रयोग करना, सही से प्रबंधन न करने की वजह से जल की कमी को महसूस किया जाता है। कोई आदमी जल इतना प्रयोग कर रहा है और कोई आदमी जल पीने के लिए भी नहीं मिल पा रहा है। ये वजह है, ये भिन्नता पाया जाता है। क्या संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ का जल की दुर्बलता है? बिल्कुल संभव हो सकता है, क्यों नहीं। हमारे कई सारे ऐसे उनके उदाहरण हैं। जल की दुर्बलता अधिक और बढ़ती जनसंख्या इसके क्या परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण के परिणाम हो सकता है। जल अत्यधिक जनसंख्या और घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि जल सिर्फ अधिक जनसंख्या प्रयोग के लिए नहीं, आपको सिंचाई करने के लिए, कृषि करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। अनाज के उत्पादन के बढ़ाने के लिए जल संसाधन क्या है, अति शोषण करके ही सिंचित क्षेत्र में बढ़ाया जा सकता है। क्या कर रहा है कि जल जो है ना, कृषि करने के लिए क्या करना, वो ज़्यादा मतलब अति शोषण करके ही, मतलब ज़्यादा सिंचाई कर कर ही क्या कृषि किया जा सकता है। शुष्क ऋतु में भी
खेती की जा सकती है। संचित कृषि में जल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। सूक्ष्म कृषि के तकनीकों और सूखा प्रतिरोधी फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। कहता है जहाँ वर्षा नहीं होती है, सूक्ष्म क्षेत्र है, जहाँ पानी नहीं होता है, वहाँ भी सिंचाई करके पानी क्या दे करके कृषि किया जा रहा है। तो क्या वो भी वहाँ क्या है, जल का दोहन तो हो रहा है ना, जल की कमी होगा ही। आप ये चित्र देख सकते हैं किस तरह से है। ये देखिए जल कमी के कारण कैसे यहाँ पर कितना लाइन लगा हुआ है। कहता है कि आपने टेलीविजन विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों को खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप जिसे सिंचाई करके उत्पादन बढ़ा रहे हैं, परंतु आपने सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। आज तो किसान क्या कर रहे हैं, नलकूप के माध्यम से और कुएं खोद करके क्या कर रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, पैदावार बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये कहीं सोचें कि ये जो कर रहे हैं इससे परिणाम क्या हो सकता है, क्या भविष्य में जल की कमी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती है। इसी कारण भौम जल का स्तर क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, और लोगों की जल की उपलब्धता में क्या हो जाएगा, कमी हो सकती है, और भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकता है। आज भोजन के चक्कर में ही कल भोजन के खतरा पड़ सकता है। कहता है स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकरण और शहरीकरण हुआ और विकास का अवसर प्राप्त हुए। आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां एमएनसी बड़े औद्योगिक घरानों के रूप में फैली हुई है। उद्योग की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण अलाभनीय जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है। उद्योग के अधिक जल के अलावा उनको चलाने की ऊर्जा को भी आवश्यकता होती है। इसकी अधिक जल की आवश्यकता हो सकती है, इनको चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता हो सकती है। काफ़ी हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है। इसके अलावा शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या शहरी जीवन शैली की क्या कारण न केवल जल की ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बढ़ती अब समस्या कहाँ चली गई, आवश्यकता बढ़ती हुई है, बढ़ती इससे संबंधित समस्या भी गहरी होती जा रही है। यदि शहरी आवास समिति और कॉलोनियों पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं, और उनमें कोई आश्चर्य नहीं कि शहरों में जल संकट का अति शोषण हो रहा है, इनका कमी होती जा रही है। कहने मतलब क्या है कि जिस तरह शहरीकरण हो रहा है, औद्योगिकरण हो रहा है, शहरीकरण होने की वजह क्या है, वहाँ का साफ सफाई, वहाँ के लोगों के रहन की सहन में अंतर आया, जिससे क्या जल की दोहन ज़्यादा हो रहा है और नलकूप ज़्यादा से ज़्यादा बनाया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, वो शहरों में भी पानी का दोहन हो रहा है। पूछा कि आप जानते हैं, देखते हैं क्या जानना है। कहते हैं कि अटल भूजल योजना, एक क्या है, अटल भूजल योजना को 7 राज्यों में लगाया जा रहा है। गुजरात, ये है आपको हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। कितने, 7 राज्यों में। कौन सा, अटल भूजल योजना। कहता है जिसमें 80 जिलों के 229 प्रशासनिक ब्लॉक को 1820 कितना 8220 8220 जल की कमी ग्राम पंचायतों में क्या किया गया, क्रियान्वित किया जा रहा है, लगाया जा रहा है। भारत में चुने गए राज्यों में जल की कमी और ब्लॉकों की कुल संख्या का लगभग 37% हिस्सा है। अटल जल का प्रमुख पहलुओं में से एक पहलू जल संरक्षण और विवेकपूर्ण जल प्रबंधन, जल के उपयोग को मौजूदा रवैये से प्रति जनता का व्यवहार में परिवर्तन लाना। अब इसको समझिए क्या बोलना चाहता है। ये रिपोर्ट कब का है, 2022-23 का रिपोर्ट है। कहने का मतलब ये है कि एक अटल भूजल योजना आया है, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, 7 राज्यों में किया जा रहा है। उस 7 राज्य कौन सा हो सकता है, गुजरात है, हरियाणा है, कर्नाटक है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इसमें 80 जिलों में ये काम किया जा रहा है, जिससे क्या है, वहाँ के लोगों को जल को संरक्षण के बारे में तो बताया जा रहा है, और उसको कैसे जल का प्रबंधन किया जाना है उसके बारे में भी बताया जाता है। तो समझ गए, अटल भूजल योजना। कहते हैं कि अब तक हमने जल गुणवत्ता के मात्रात्मक पहलू को ही बात की है। अब हम ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें जहाँ लोगों की आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन है, फिर भी उन क्षेत्रों में जल की क्या है, दुर्लभता है, कमी है। यह दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है।
पिछले कुछ वर्षों में यह चिंता का विषय बनना जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यह घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों की रसायनों और कीटनाशकों को कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है, मानव उपयोग के लिए खतरनाक है। भारत सरकार ने भारत सरकार जल जीवन मिशन की घोषणा करके ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की विशेष रूप से जीवन यापन आसान बनाने की सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। जल जीवन मिशन का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार की लंबी अवधि के आधार पर नियमित रूप से प्रति व्यक्ति 55 लीटर सेवा स्तर पर पीने के योग्य पाइप को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सक्षम बनाना है। कितना? 55 लीटर। ये भारत सरकार क्या है? जल जीवन मिशन, जो कहाँ करना है? जल जीवन मिशन घोषणा करें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों का। अगर जल जीवन मिशन करें JJM, जो कहाँ घोषणा की? कहाँ? ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए। ठीक है, ये समझिए। अगर पूछे कि जल जीवन मिशन किस क्षेत्र में लाया जाएगा, शहरी या ग्रामीण, तो ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, इसमें कितना व्यक्ति, एक व्यक्ति मिलेगा पानी? 55 लीटर पानी मिलेगा। कहते आपने अनुभव कर लिया होगा कि समय की मांग की है कि हम अपने जल संसाधनों संरक्षण संवर्धन करें, स्वयं के स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचाए रखना, खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादक क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें, हमारे प्राकृतिक परितंत्रों को निम्नीकृत होने से बचाएं। जल संसाधनों का अतिशोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों को ह्रास हो सकता है और पारिस्थितिकी संकट की समस्या पैदा हो सकती है, जिससे हमारे जीवन में गंभीर प्रभाव हो सकता है। कहता है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजना और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। कहता है हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें? पुरातत्व वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख और दस्तावेज बताते हैं कि हमारे प्राचीन काल से ही सिंचाई के पत्थरों और मलबे से बांध और जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों को जैसी उत्कृष्ट जलीय कृतियों बनाई है। मतलब क्या है? हम लोग बहुत दिन से क्या है, वो जल का प्रबंधन करते हुए आए, चाहे बांध बना करके, नहर बना करके, जैसे भी हो उसको प्रबंधन करने का कोशिश किए। इनमें कोई आशय नहीं कि हमारे परिपाटी आधुनिक भारत भी जारी रखे। अधिकतर नदियों की बेसिनों में बांध बनाए हैं, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, आशय नहीं है। अभी भी क्या है, बहुत से नदियों में बांध बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं कि प्राचीन काल में जलीय कृतियां देखते हैं कि कैसे कैसे इसमें किया गया था। कहता है ईसा के शताब्दी के पहले, ईसा के 1 शताब्दी के पहले बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इसमें क्या है, इलाहाबाद के नज़दीक श्रृंगबेरा में गंगा नदी के बाढ़ के जल को संरक्षित करने के लिए उपाय किए गए थे। ठीक है, जल संग्रहण तंत्र बनाया गया था। अब हम बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। कहता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय बृहद स्तर पर बांध और झील भी और सिंचाई तंत्रों का निर्माण भी करवाया गया था। अब कलिंग की बात करते हैं। कलिंग उड़ीसा हो गया, नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश हो गया, बेंगलुरु कर्नाटक हो गया, कोल्हापुर महाराष्ट्र हो गया। उत्कृष्ट सिंचाई के तंत्र भी होने का सबूत मिलता है कि यहाँ पे ऐसे पहले था। कहते अपने समय की सबसे बड़ी कृत्रिम झीलों में एक भोपाल झील, सोचिए भोपाल झील बहुत बड़ी कृत्रिम झील है, 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। 14वीं शताब्दी में इल्तुतमिश दिल्ली में श्री फोर्ट क्षेत्र के जल की सप्लाई के लिए हौज खास तालाब बनाया गया था। तो इस तरह से क्या है, पहले भी प्रबंध करते हुए ये हीराकुंड बांध है महानदी पर। अब क्वेश्चन उठता है कि बांध क्या है? बांध क्या है, वो हमें जल संरक्षण और प्रबंधन कैसे सहायक है? कि जब परंपरागत जो बांध नदियों और वर्षा के जल को इकट्ठा करके बाद में उसे खेती की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते थे, आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं न जाते, अपितु उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग और जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौसंचालन और मछली पालन भी है। कहते बांध जो है वो सिर्फ पानी के लिए नहीं है, उससे बहुत कुछ फायदा है। सबसे सिंचाई करने के लिए हो गया, बाढ़ नियंत्रण के लिए हो गया, उससे क्या हो गया, आपको मछली पालन भी कर सकते हैं, उसमें नौकायन भी चला सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, मनोरंजन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह क्या है, ये बांध बहुत सारा काम में आता है, इसलिए बांधों का क्या बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है, जहाँ एकत्रित जल का अनेक उपयोग किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर क्या है, सतलज ब्यास
बेसिन में भाखड़ा नागल परियोजना जो जल विद्युत उत्पादन के लिए और सिंचाई दोनों के लिए काम आता है। इसलिए महानदी बेसिन हीराकुंड परियोजना क्या है, जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण के दोनों काम करता है, समान में काम करता है। ठीक है, ये देखते हैं इसमें क्या दिया गया, एक बार इसको देखते हैं। कहते हैं बांध बहते जल को रोकने के लिए, दिशा देने के लिए और बहाव कम करने के लिए खड़ी की गई बांध। देखिए बहाव, बांध का डिफिनेशन यहाँ दिया गया है। बांध कहते हैं कि जल को रोकने के लिए, पहले जल को रोक दीजिए, या दिशा देने के लिए या बहाव को कम करने के लिए एक खड़ी की क्या है, बाधा है। बाधा मतलब एक दीवार है जो आमतौर पर जलाशय, झील और लगभग जल भरण बनाती है। बांध का अर्थ है जलाशय से लिया जाता है, न कि उसके ढांचे से। अधिकतर बांधों में एक ढलवा हिस्सा होता है जिसका ऊपर से क्या है, अंदर से जल रुक रुक कर या लगातार बहता है। बांधों का वर्गीकरण उसे संरचना के आधार पर किया जाता है, ऊंचाई के आधार पर भी किया जा सकता है। संरचना कहाँ गया, ऊंचाई के आधार पर किया जाता है। संरचना में उनके अप्रयुक्त पदार्थों के आधार पर बांधों का लकड़ी का बांध, तटबंध बांध हो सकता है, पक्का बांध हो सकता है। इस तरह बांध क्या है, कई वर्गों में भी बांटा जाता है। ऊंचाई के अनुसार बांधों का बड़े बांध, मुख्य बांध, नीचे बांध, माध्यम बांध और उच्च बांधों में भी वर्गीकृत किया जाता है। कहते हैं स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम पर आधारित बहुउद्देशीय परियोजना को उपनिवेशन काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश के विकास और समृद्धि के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में दिखाया गया है। जवाहरलाल नेहरू भी ये बात बोले थे कि बांध जो है ना वो क्या है, आधुनिक भारत का मंदिर है। ये क्वेश्चन पूछते रहता है ये कोट किसा, ये किसने बोला है। तो जवाहरलाल नेहरू का जो गर्व से बांधो क्या बोले हैं, आधुनिक भारत का मंदिर कहा। क्या, आधुनिक भारत का मंदिर कहा। उनका मानना है कि इन परियोजनाओं को चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था और औद्योगिकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकास करेगी। ठीक है, समझ गया यहाँ तक, आगे देखते हैं। एक छोटा सा यहाँ गीत दिया हुआ, इसको आप आराम से आप पढ़ लीजिएगा, टाइम मिले तो। अगर टाइम नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं, एग्जाम आपका नहीं पूछेगा। पिछले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजना और बड़े बांध कई कारणों से क्या है, परिनिरीक्षण और विरोध के विषय बन गए। नदियों पर बांध बनाना, उसका बहाव नियंत्रित करने, उसका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है, जिसके कारण क्या, तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली से जमा हो जाता है, जिससे कि नदी तल अधिक चट्टानी हो जाती है और नदी जलीय जीवाश्म भोजन कम हो जाता है। अब बांध नदियों के टुकड़ों में बांध देते हैं, जिससे विशेषकर अंडा देने की ऋतु में जलीय जीवों का नदियों का स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। अब बाद में मैदान बन जाने के कारण जलाशय द्वारा वहाँ मौजूद वनस्पति और मिट्टियाँ जल में डूब जाती है, जो कालांतर में क्या अब घटित हो जाती है। कहने मतलब सिर्फ यही समझ लीजिए कि बांध बनाने से क्या हुआ, बांध बनाने से सिर्फ फायदा ही नहीं, घाटा भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि जलीय जीव क्या वहाँ पर दिक्कत होता है। जो बांध बनाया गया उससे नीचे भी तो जलीय जीव होंगे, उनको भी तो नुकसान होता होगा। इस तरह से क्या है, वो भी नुकसान होता है। अगर बांध बनाए तो क्या होगा, बांध बनाने से बहुत से ऐसे पेड़ हैं जो डूब जाते हैं, फॉरेस्ट बहुत क्या होता है, खत्म हो जाते हैं, झाड़ियाँ खत्म हो जाती है, तो भी क्या इकोसिस्टम को बर्बाद कर रहा है। सिंचाई के कई क्षेत्रों में फसल प्ररूप परिवर्तित कर दिया गया है, जहाँ किसान जल गहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे मृदाओं को लवणीकरण और गंभीर परिस्थिति परिणाम हो सकते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देश के सभी कृषि क्षेत्रों के लिए सुरक्षात्मक सिंचाई कुछ साधनों तक पहुंचाने की सुनिश्चित करती है, जिससे वांछित ग्रामीण समृद्धि आती है। अब याद रखिएगा, एक और योजना नाम बता दिया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। उद्देश्य खेतों के लिए सुरक्षात्मक सिंचाई के लिए संसाधन तक पहुंचाने का काम करता है। यहाँ के आप जानते हैं, इसको देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी बनाया गया। कहाँ, नर्मदा नदी पे। कौन सा, सरदार सरोवर बांध। यह भारत की एक बड़ी जल संसाधन परियोजना है, जिसे 4 राज्य लाभान्वित होते हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान सम्मिलित है। सरदार सरोवर परियोजना सूखाग्रस्त और मरुस्थलीय भागों को जल का आवश्यकता को पूरा करती है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात के 15 जिलों में,
ठीक है। गुजरात के 15 जिलों में, इसको छोड़ दीजिए, और राजस्थान के कितना, कहते हैं राजस्थान के जिलों जो बाड़मेर और जलौर के इतना हेक्टेयर भूमि सिंचाई की योग में लाता है। महाराष्ट्र के आदिवासी पहाड़ी इलाके में लिफ्ट के माध्यम से पानी भेजा जाता है और 37,500 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करती है। गुजरात के लगभग 75% कमांड क्षेत्र सूखा प्रवण है, जबकि राजस्थान में संपूर्ण कमांड क्षेत्र सूखा प्रवण है। सुनिश्चित जल की उपलब्धता के लिए जल्द ही इस सूखारोधी बना देगी। बहुत जल्द ही क्या है, इसमें निदान करने के लिए ये नहर को उपयोग किया जाएगा। आइए आगे देखते हैं। यहाँ एक और दिया गया है, देख लेते हैं। कहते हैं कि आप जानते हैं कि कृष्णा गोदावरी विवाद का शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा कोयना पर जल विद्युत परियोजना के बांध बनाकर, देखिए कहता है कि जो कृष्णा गोदावरी है ना, कृष्णा गोदावरी जो जल का विवाद शुरू कहाँ किया, महाराष्ट्र सरकार द्वारा किया गया था। कब किया गया, जब कोयना नदी, ये गोदावरी का क्या है, ये आपका मतलब सहायक नदी है, ठीक है। कोयना नदी पर क्या है, जल विद्युत परियोजना के बांध बनाकर जल दिशा का परिवर्तित कर दिया गया और कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आपत्ति जताए जाने हुई। इन राज्यों में बड़े पड़ने वाले नदी के निचले हिस्से में क्या हुआ, जल प्रवाह कम हो जाएगा और कृषि उद्योग पर विपरीत असर पड़ेगा। कहने मतलब अगर कृष्णा गोदावरी जल विवाद अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र द्वारा शुरू किया गया था, वो भी कब, कोयना नदी पे जल विद्युत परियोजना बनाने के कारण, ठीक है। क्योंकि नीचे स्टेट क्या है, टेंशन बढ़ गया कि अगर जल ऊपर ही रोक दिया जाएगा तो नीचे क्या होगा। अगला हम लोग बात करने वाले हैं वो है प्रधानमंत्री कृषि योजना, जो उधर दिया गया था, ठीक है। इसको देखते हैं। कहते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में अगर देखें तो इसमें क्या है, इस कार्यक्रम के व्यापक उद्देश्य हैं जैसे खेत में पानी की वास्तविकता उपलब्ध को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई करना और बुआई योग्य क्षेत्र को विस्तार करना, अवयव काम करने के अवधि और सीमा दोनों उपलब्ध बढ़ाने के लिए खेतों में पानी की उपयोग की दक्षता में सुधार करना, सिंचाई और अन्य जल बचत प्रौद्योगिकी और सतत जल संरक्षण प्रणालियों को अपनाना, ठीक है। ये समझिए, ये था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। आगे देखते हैं। कहते हैं नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्तियां उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने पर यहाँ एक विडंबना है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं उनके जलाशयों में तलछट जमा होने के से बाढ़ आने के कारण बन जाते हैं। अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध भी कई बार बाढ़ नियंत्रण में असफल रहते हैं। इन बाढ़ों में न केवल जान और माल का नुकसान होता है, अपितु बृहद स्तर पर मृदा अपरदन भी बहुत भी हुआ है। बांध के जलाशय स्तर तलछट जमा होने का अर्थ यह भी है कि यह तलछट जो एक प्रकृति उर्वरक है, जो बाढ़ के मैदान में क्या करता है, उसको बढ़ाता है, उर्वरक बढ़ाने का काम करता है। ये आपको पूरा नदी का चित्र दिया गया है। देख लेता हूँ कहाँ तक है, बहुत लंबा लग रहा है। चलिए इसको खींचने की कोशिश करते हैं। ये आपका दिया हुआ चित्र है, ठीक है, यहाँ देख सकते हैं। ये आप आराम से देख लीजिएगा क्योंकि इसको अगर दिखाने लगे तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाएगा, ठीक है। ये आपका महाराणा प्रताप सागर, गांधी सागर, यहाँ देख लीजिए। ये है सरदार सरोवर, ठीक है। ये हीराकुंड जो मेमना को नागार्जुन सागर परियोजना, ये कोयना है जो कृष्णा नदी पे है। ये है मेट्रो बंद कावेरी पे। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि इसकी जल का भूमि के निम्नीकरण समस्या बढ़ सकती है। यह माना जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं का भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है और अधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियां फैलने और कीटाणु जनित बीमारियों के प्रदूषण को फैलने से हो सकता है। आइए हम लोग पढ़ते हैं अब वर्षा जल संग्रहण कैसे करना है। जब बरसात होगा तो उसको संग्रहण कैसे करते हैं, आइए देखते हैं। मतलब बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं को जल अभाव असर और उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र उनके सामाजिक और आर्थिक और पारिस्थितिकी तौर पर व्यवहारिक विफल हो सकते हैं।
कहते हैं प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माण के साथ साथ जल संग्रह ढांचे भी पाए जाते थे। पहले लोग भी कहा है जल का संग्रह करा करते थे। लोगों को वर्षा पत्ती के और मृदा गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्हें स्थानीय परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार जल, वर्षा जल, भौम जल, नदी जल और बाढ़ के जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित किए गए थे। उन लोग भी क्या बहुत ही दिमाग वाले थे। ठीक है। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों को गुल, पहाड़ी और याद कीजिएगा इसको, पहाड़ी और कहता है कि पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं नदी को धारा को रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाया जाता था। ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में गुल या कुल। पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने के पानी को भी एकत्रित करने के लिए छत का वर्षा क्या करते थे, संग्रह करते थे। इसको क्या कहते थे, टांका बोलते थे हम लोग। आइए पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदानों में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल का एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा का सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के लिए जैसलमेर में खादीन, अन्य क्षेत्रों में जोहड़ उसके उदाहरण है। देखिए राजस्थान के जिले में अगर जैसलमेर में देखें तो खादीन या अन्य क्षेत्रों में क्या है, जोहड़, जो पानी संग्रह करने का एक तरीका था। कहते हैं राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्र और शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर और फलोदी और बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका, यही तो बता रहे थे कि टांका का निर्माण किया जाता है, जिसके आकार क्या हो सकता था, देख लीजिए, जिसका आकार था 6.1 मीटर क्या था गहरा, 4.27 मीटर क्या हो गया लंबा और 2 क्या हो गया चौड़ा, ऐसा बनाया जाता था। समझिए इस टाइप से किया जाता, जो क्या है वर्षा जल को रोका जाए और उसको जब पानी की कमी हो तो उसका उपयोग किया जा सके। आपको यहाँ चित्र दिया गया है, आराम से देख लीजिए। ये आपको क्या वर्षा जल के यहाँ से यहाँ क्या करना है, एक टैंक के माध्यम से नीचे लेकर आना था। ठीक है। और उस पर हैंड पंप के माध्यम से ऊपर लेके जाना है। ये यहाँ देखिए इस तरह से। ठीक है। आपका वर्षा जल का संग्रह करने का एक तरीका। कहता है टांका, ये अभी वही सेम चीज लिखा हुआ है कि वर्षा जल क्या करना है, साफ करके उसको संग्रहित किया जाता था और उसको बाद में प्रयोग किया जाता था। अब आते हैं टांका। टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु का संग्रहित किया जाता था। ये ऐसे जल की कमी वाला ग्रीष्म ऋतु में पीने के लिए उपलब्ध कराने के लिए क्या एक स्रोत बनता था। जब वर्षा की पानी की कमी हो जाता था उसमें इसे क्या करते थे, उपयोग करते थे। वर्षा जल अथवा पलार पानी, वर्षा जल क्या होते हैं, पलार पानी जैसे इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता था। प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता था। कुछ घरों में तो टांकों के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते थे, क्योंकि जल का यहाँ स्रोत उस कमरों को क्या करता था, ठंडा रखता था। कहता है कि यह दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में क्या है, ये वर्षा जल संग्रह जो है ना वो खत्म हो गया। इसका कारण क्या है कि जब इंदिरा गांधी जो नहर आ गया, जिससे क्या हो गया वहाँ बारहमासी पानी मिल गया और क्या क्या टांका के कारण वहाँ क्या टांका उसको घर मतलब कम कर दिया। कुछ कुछ घर में अभी भी ये मिल सकता है, क्योंकि लोगों का स्वाद है जो है ना, ये पानी का नहर का पानी स्वाद नहीं लेना चाहता, वो टांका पानी का स्वाद ज़्यादा अच्छा लगता है, जिसके कारण से क्या है अभी भी उस कहीं कहीं ऐसा मिलता है। कहता है कर्नाटक में मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव एक गंडाथुर में ग्रामीणों ने घर में जल की आवश्यकता पूर्ति के लिए वर्षा जल को यानी छत वर्षा जल को संग्रहण की आवश्यकता की व्यवस्था की हुई है। गांव के लगभग 200 घरों में व्यवस्था है और इस गांव में वर्षा जल संपन्न गांव को बेख्याति अर्जित की है और यहाँ प्रयोग के लिए किए जा रहे हैं। वर्षा जल संग्रह ढांचे के बारे में अधिक जानकारी के लिए 3.4 चित्र को देखिए। कहने मतलब क्या है, अब यहाँ एक लाइन समझ जाइए। ये कर्नाटक के मैसूरू जिले में, ठीक है, गांव का नाम क्या है गंडाथुर, जहां लोगों ने क्या कर रहे हैं 200 घरों की व्यवस्था की है। 200 घरों में क्या है ऐसा व्यवस्था किया गया कि वर्षा जल को संग्रह करना। कैसे करना यहाँ देख लीजिए।
ये आपका पड़ोसी वाला घर है, और इधर क्या वर्षा, इधर पानी आके इधर इकट्ठा कर रहा है। ठीक, ये चीज़ इसमें लिखा हुआ है। अब हम लोग कुछ तथ्य देखने वाले हैं। ये आपका क्या है, मेघालय में नदियों, झरनों और जल के वाष्प द्वारा बनाए पाइप के द्वारा क्या करते हैं, पानी को एकत्रित करते हैं। 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। लगभग 1820 लीटर सिंचाई पानी बांस के पाइप से आता है और सैकड़ों मीटर दूरी तक ले आया जाता है, और पानी को बहाव 20 से 30 बूंद प्रति मिनट तक घटाकर पौधे के छोड़ दिया जाता है। देखिए कैसे सिंचाई किया जाता है मेघालय में। तो वही चीज़ बताया गया है कैसे से करना है, इसमें पूरा विधि बताया गया है। आइए आगे देखते हैं। उसमें वही बताया गया है कि प्रत्येक वर्ष इस तरह से एकत्रित किया जाता है। अब यहाँ देखते हैं। कहते हैं तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर घर में छत का जल क्या है, संग्रह करना अनिवार्य कर दिया गया है, और इसमें अगर नहीं किया जाता तो उसे क्या है, कानूनी कार्रवाई किया जाता है। ये क्वेश्चन टीआरई में, बीपीएससी टीआरई जो टीचर होता है ना, उसमें हर एक में क्वेश्चन पूछ जाता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसको वर्षा जल संग्रहण करना अनिवार्य है। वो है तमिलनाडु, याद रख लीजिए। कौन है वो, तमिलनाडु। तो इस तरह का क्या हुआ, ये चैप्टर समाप्त हो गया है। वर्षा था जल है संसाधन है, बहुत छोटा चैप्टर था और कोई खास नहीं था। चलिए कोई बात नहीं, इसको एक बार पढ़ना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।